नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको कुछ यूपीएससी मेंस के लिए फॉर योर आंसर राइटिंग कुछ डाटा प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। देखते हैं हम लोग इससे कितनी चीज़ सीख पाते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्या क्या बताऊँगा, सबसे पहले एक लाइन में ये बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। देन वी विल मूव अहेड और हम बात करने की कोशिश करने वाले हैं अबाउट द ग्लोबलिज्म। हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि ग्लोबलिज्म और ग्लोबलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे और देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मिडिल क्लास, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। इसके बाद मैं आपको स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताऊंगा, जिसमें हम लोग 4 स्टेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्यों ना ग्लोबलाइजेशन को ही डिफाइन करें। तो ग्लोबलाइजेशन आपको ध्यान रखना है कि एक तरीके की प्रोसेस होती है। किस तरीके की प्रोसेस होती है? जिसमें इंटरेक्शन होता है और साथ ही साथ इंटीग्रेशन होता है। अब ये सोचना क्या बिल्कुल भी टफ है। अगर हम एक लाइन जो बोलते हैं अगर उसको याद रख लें तो क्या इन दोनों ही वर्ड्स को याद रखा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं नेशन विदाउट बॉर्डर्स। इसका क्या मतलब होता है नेशन विदाउट बॉर्डर्स का? मतलब कि 2 देश जिनकी बॉर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो, यही होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। तो 2 देशों के बीच में जब बॉर्डर खत्म हो जाएगी तो क्या इंटरेक्शन नहीं होगा उनके बीच में? बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किन का होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का, डेट इज पीपल, वहां पे काम करने वाली कंपनियों का और वहां की गवर्नमेंट्स का ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि ड्राइव होती है बाय इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वापस से एक बार डिफाइन करता हूं आपके लिए। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन and integration among the people, companies and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology, जो कि फाइनली लीड करता है नेशन विदाउट बॉर्डर्स की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। चलिए अब हम हमारे ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इफेक्ट देखेंगे ऑन इकोनॉमी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। हम जानते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जॉब क्रिएशन होता है मार्केट में। किस तरीके से जॉब क्रिएशन होता है? बहुत सारे FDI, डेट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्लियर? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा तो हमारे यहाँ पे अगेन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, जैसे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, जैसे हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजों को यूज कर पाएंगे, ये सारे एडवांटेजेस होंगे। हमारा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कंपनीज आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करेंगी, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो वहां से भी टैक्स रेवेन्यू आएगा, और यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ ही प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ये भी बढ़ेगी बाय द यूज ऑफ बेस्ट मेथड्स। हाँ, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे आज हमको पता है कि इंडिया में जितनी भी हमारी वर्क फोर्स है, इट लैक्स स्किल एंड मैन पावर एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी। इस कारण से हम हो सकता है कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये एक्सपोर्ट करने के बजाय नेट इंपोर्टिंग कंट्री बन जाए। मतलब कि हम बाहर के देशों से चीज़ें खरीदने लग जाएं, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है और हमारी जो वर्क फोर्स है वो इतनी स्किल्ड नहीं है। तो हो सकता है कि बाहर के देश में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो हमारे यहाँ पे आके अपना एस्टेब्लिशमेंट न खोलें। इसी के साथ साथ अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है कि बाहर से कोई
बहुत बड़ी फर्म, बहुत बड़ी कंपनी हमारे यहाँ के लॉबिंग करना शुरू कर दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीएम क्रॉप, मॉन्सेंटो, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, जो चाहती है कि हर देश में जाके वो अपने जीएम क्रॉप्स या के सीड बेचे, राइट। तो बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं जो हमारे स्मॉल प्लेयर को खा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल हम अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे स्मॉल प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, वो मोनोपोली क्रिएट करके बैठ सकते हैं। इसी तर्ज पे हमने बहुत सारे, आपने सुना होगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। ये हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं? जब हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से ये कुछ इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं हमको, और हम पे बाहर की कंपनियां हमारे मार्केट को सुपर इम्पोज कर सकती हैं। तो ये तो कुछ बात थी रिगार्डिंग इकोनॉमी कि हमारे ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव पहले देखते हैं। दोस्तों, जब वर्ल्ड कनेक्ट होता है एक दूसरे से तो जो डेमोक्रेसी के आइडियाज़ है वो फ्लो होते हैं। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, इसी के साथ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कैसे आइडियल्स हमारे यहाँ पे आए। इनफैक्ट द होल प्रोसेस ऑफ द नेशनलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द फॉरेन इवेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। हमारी पॉलिटिक्स मैच्योर होती है, डेमोक्रेसी के और बहुत सारे बाहर के आइडियाज़ आते हैं, ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ आते हैं, हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स, डेट इज राइट्स ऑफ पीपल, इसके आइडियाज़ आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के, जैसे हमारे यहाँ जो डिमांड चल रही है कि पार्लियामेंट में 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये सब अगर हम इंटीग्रेट होते हैं वर्ल्ड के साथ में तो ये सब देखने को मिलते हैं। मगर पॉलिटिक्स में भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि इलेक्शन फंडिंग उनको मिल जाए। तो अगर ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि बाहर की कंट्रीज, बाहर की गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री में इंटरफेयर करना चाहती है वो इलेक्शन में पार्टीज को फंड करना शुरू कर दे। यहाँ पे करप्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ वहाँ के बिजनेस क्लास लॉबिंग शुरू कर सकते हैं और हमारी पॉलिसीज को मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये कुछ पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड चीज़ें थी जो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हो सकती हैं। इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं ऑन आवर सोसाइटी। सबसे पहले जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो पॉजिटिव क्या होगा सोसाइटी में? हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। हमारे यहाँ वुमेन को, जो आज सोसाइटी में निचला वल्नरेबल सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन में काउंट किया जाता है, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वेयर दे कैन शोकेस देयर टैलेंट एंड दे कैन मूव अहेड। इसी के साथ टीकेडीएल हमारी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। ये हमारी सोसाइटी को कैसे एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है? सबसे पहले तो टीकेडीएल का फुल फॉर्म सुनो। टीकेडीएल का फुल फॉर्म होगा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। बेसिकली इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं उनके पास ऐसी जड़ी बूटियों की बहुत सारी नॉलेज है। जैसे हल्दी से क्या इफेक्ट होता है, आज हमारे यहाँ पे जो टर्मरिक है उसको हम सिंस द डे इमेमोरियल यूज़ कर रहे हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो हुआ क्या कि हम अपनी सोसाइटी में इस इंडिजिनियस नॉलेज को कमर्शलाइज कर सकते हैं। हम ये बाहर के देशों को ये चीज़ बेच सकते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। फिर सोसाइटी में माइग्रेशन होगा फॉर द जॉब्स, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। लोग एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, ओपन माइंडेडनेस बढ़ेगी। ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है सोसाइटी में। अगर नेगेटिव इंपैक्ट देखें हम ग्लोबलाइजेशन का, तो यहाँ पे क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट का रोल कम होगा। गवर्नमेंट का रोल कम होगा मतलब कि पब्लिक स्पेंडिंग हमारी गवर्नमेंट की कम होगी। हमारी गवर्नमेंट का रोल कम होगा तो आउटसोर्सिंग बढ़ेगी, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारा लेबर मार्केट डिटोरिएट होगा। हमारे वेलफेयर जो मेजर्स हमारी गवर्नमेंट अभी तक चलाती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएंगे। इजी हायर एंड फायर पॉलिसी हमको देखने को मिलेगी। लेबर यूनियन पूरी तरीके से खत्म होने लग जाएंगी। हमारी सोसाइटी से मैकेनाइजेशन बढ़ेगा। जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो कम होना शुरू होंगी। नक्सलिज्म, माओइस्ट मूवमेंट्स हमारे यहाँ चल सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। इसी के साथ जैसे मैगी का हमने जो केस देखा था, जो हेल्थ के इल इफेक्ट्स हमको शोकेस कर रहा था, ये सब चीज़ें और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, अगर हमने इसको
रेगुलेट नहीं किया प्रॉपरली तो। इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं ग्लोबलाइजेशन में एनवायरनमेंट से। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्ट में एनवायरनमेंट से बहुत नेगेटिव इफेक्ट ही हुए हैं, जैसे मरीन इकोसिस्टम का खराब होना, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। इनफैक्ट इंडिया स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन इन द ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इन द होल वर्ल्ड। एक कमर्शियल फिशिंग, आज हम जानते हैं कि हम जिस स्पीड से फिशिंग कर रहे हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2040 हम लोग पूरे मरीन इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। फिर ये सारी चीजें थी नेगेटिव इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अगर हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ एक ही हुआ है कि क्योंकि नाउ वी आर वन, वी हैव मूव अहेड टू सेव द क्लाइमेट बाय डूइंग सर्टेन टॉक्स। हमने आगे बढ़ के पूरी वर्ल्ड ने पेरिस क्लाइमेट डील साइन करी। हमने एक फ्रेमवर्क बनाया बाय द नेम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत पूरा वर्ल्ड एक साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए जिसके थ्रू हम पूरी सोसाइटी को, हर कंट्री ओवरऑल करने की कोशिश कर रही है। बट देन टू एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट इसलिए करती हैं ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर पाए, और क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं रहते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन वो आराम से करके प्रॉफिट मेक करती हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। आखिरी पॉइंट जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमको देखना है वो है कल्चर से रिलेटेड। हमको पता है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा कल्चर पे, हमारे यहाँ लोग इंटरमिंगल होंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत से आइडियाज फ्लो होंगे। जैसे हमारी जो जनता है वो ज़्यादा लिबरल होगी, तो जैसे मॉब लिंचिंग के जो हमारे यहाँ इंसिडेंट्स होते हैं वो नहीं होंगे। लिबरल के साथ साथ सेक्युलर आइडियाज़ जो है वो फ्लोट हो सकते हैं, और बेसिकली हमारे यहाँ की फ्रेटर्निटी या मैं बोलूँ सोशल हार्मनी वो बढ़ सकती है, राइट। तो ये सब कल्चर के इंटरमिंगल होने से होगा और जो कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण होगा। इसी के साथ जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर होता है जिसमें हमारे फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती की प्रथाएं, ये सब खत्म होंगी। हमारे देश में टूरिज्म बढ़ेगा तो अगेन इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाइब्रिड कल्चर डेवलप होगा, जैसे लिबरलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा, लिबरल आइडिया, सेक्युलर आइडिया। कुछ कल्चर में डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अलग अलग डिजीजेस का स्प्रेड होना, जैसे कि कोरोना वायरस, राइट। इसी के बाद में हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है वो डिटोरिएट होता है ग्लोबलाइजेशन होने से कल्चर में। तो इसी तर्ज पे जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको भी कई बार नुकसान होता है, उनका कल्चर पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देते हैं बाय द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके के हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या अफेक्ट हो सकता है ऑन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलिज्म और ग्लोबलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, या ग्लोबलिज्म का मतलब ही क्या होता है। तो देखिए ग्लोबलिज्म की डेफिनेशन वैसे तो समझना बहुत टफ है, क्लियर। अब मैं आपको जैसे पढ़ के सुनाऊं, जैसे कि ग्लोबलिज्म को बोला जाता है इट इज टू अंडरस्टैंड ऑल द इंटर कनेक्शंस ऑफ वर्ल्ड और अंडरलाइंग बेसिक नेटवर्क। अब ये समझना बहुत टफ है। देखो मैं तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं ग्लोबलिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो ग्लोबलिज्म एक थ्योरी है, राइट। जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि जैसे आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके मैं आपको बोलूं कि इंडिया के कितने इंटरकनेक्शंस हैं, या मैं बोलूं पूरे वर्ल्ड में कितने इंटरकनेक्शंस हैं, तो ये ग्लोबलिज्म कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। एंड सो अब आप डेफिनेशन पढ़ो, इट इज टू अंडरस्टैंड ऑल द इंटरकनेक्शंस ऑफ वर्ल्ड और अंडरलाइंग बेसिक नेटवर्क। जैसे कि यहां पे एग्जांपल सिल्क रोड का लो। सिल्क रोड के टाइम पे जितने भी इंटरकनेक्शंस थे इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट पे, जब हमने उसको मेजर किया तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबलिज्म। और ऐसे हर स्टेट या पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग, जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है, ये सब ग्लोबलिज्म कहलाएगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम। मगर जब इन सबको साथ में लेके देखा जाएगा ये कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि जो ग्लोबलिज्म है ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसी कारण से ग्लोबलाइजेशन में डायनामिक श्रिंकिंग ऑफ डिस्टेंस बोला जाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कनेक्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो दूरियां हैं वो श्रिंक दैट इज कम होती जा रही है। इसको आप इस डायग्राम के उससे भी समझ सकते हो। जैसा आप देख सकते हो हर अलग अलग पॉइंट पे
हिस्ट्री से लेकर अभी तक हर अलग अलग पॉइंट पे जब हम इंटरकनेक्शंस देखेंगे तो वो ग्लोबलिज्म कहलाएगा। मगर जब इस सबको एक साथ हम लोग देख लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, जब इसको सम अप करके देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके अगले पैरामीटर पे, जहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड के लिए प्लान आउट नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस वी आर फेसिंग। सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल की बात करें टेररिज्म से, जैसे आप इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को कहां पे यूज कर सकते हो मैं आपको ये भी बता देता हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट करंट चैलेंजेस दिस वर्ल्ड इज फेसिंग इन मेकिंग एन आइडियल ग्लोबलाइज वर्ल्ड, इस तरीके से, तो आइडियल ग्लोबलाइज वर्ल्ड हम क्यों नहीं बना पा रहे। जैसे अगर हम टेररिज्म की बात करें, वी ऑल नो द चैप्टर ऑफ द अफगानिस्तान, किस तरीके से अमेरिका वहां से बैकआउट कर रहा है, किस तरीके से उसने उसको इन्वेड किया था, ये तो हम सब जानते ही हैं। आज यू वुड बी अमेज्ड टू हियर दिस फैक्ट कि कोई भी एक यूनानिमस डेफिनेशन भी नहीं है हमारे पास कि किस चीज को टेररिज्म बोला जाएगा। तो अगर पूरा वर्ल्ड किसी भी एक डेफिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहा है कि टेररिज्म किसको बोला जाएगा, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक पैरामीटर बना हुआ है जिस कारण से हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पा रहे। दूसरा, ट्रेड डिस्टॉर्शन। आपको पता होगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था यूएस ने, जिसको देखते हुए चाइना ने अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ले आए। इसके बाद में आपने बहुत बार सुना होगा चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है, युआन का डिवैल्यूएशन। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में डिफरेंस पता है। आप कोई भी ये गलती नहीं कर रहे हो सोच के कि मैं डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं, नहीं, मैं बोल रहा हूं युआन का डिवैल्यूएशन। अगर आपको जानना है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है तो इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना दिया है। आप सिर्फ डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बुद्धि एकेडमी टाइप करो, यू विल फाइंड दैट वीडियो। तो यहां पे जो ये ट्रेड डिस्टॉर्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, इसकी भी एक लेक्चर सीरीज में डिलीवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हो जाके जरूर देखना। वहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक टर्म का यूज किया था दोस्त। कौन सी टर्म थी वो टर्म थी पीस क्लॉज। इस पीस क्लॉज को जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि किस तरीके के चैलेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज आज फेस कर रही हैं, कैसे डेवलप्ड कंट्रीज आज चैलेंज कर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हम अपने फार्मर्स को देते हैं। वो बोलते हैं कि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर का मतलब होता है कि आप अपने किसानों को ऐसी तरीके से, गलत तरीके से पैसे देते हो जिससे उनका सामान सस्ता हो जाता है। वो जब सस्ते दामों पे बेच देते हैं तो वो हमारे यहाँ का मार्केट, हमारे यहाँ का मतलब अमेरिका वाले बोल रहे हैं ये बात कि हमारे यहाँ का मार्केट वो लोग तबाह कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सस्ते दामों पे बिक जाते हैं। So they were claiming that their farmers or their products were not that much compatible with regard to the price if you give this MSP to your farmers। मगर उनको ये नहीं पता है कि हमारे किसानों की आज क्या सिचुएशन है और उनके किसानों की आज क्या सिचुएशन है। वो लोग आज, या फिर मैं बोलूं उनके फार्मर्स आज ड्रोन से फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं, और आप ये बात जानते हो कि हमारे कई फार्मर्स के पास तो फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा तक नहीं है। तो ये जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है जिस कारण से वर्ल्ड ग्लोबलाइज पूरा आइडल वे में नहीं हो पा रहा। इसके बाद में नेटिव जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। आज अमेरिका कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है हर चीज में अमेरिका फर्स्ट का। हमने H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस देखे थे बहुत रिसेंट में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, हालांकि जो बिडेन साहब ने उसको हटाया है। बट देन टू हमको ये पता है कि कैसे कंट्री के प्रोडक्ट मेड इन इंडिया के जो होते हैं उससे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हम ये बात जानते हैं कि कैसे कुछ फैक्टर्स लगा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा जीनियस जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में लगाए जाते हैं, उसको लगा के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के। ये कुछ इश्यूज हैं। जैसे अगर हम लोग थोड़ी सी सी डिस्प्यूट की बात करें, आपको पता होगा कि इंडिया क्लेम करता है कि हम UNCLOS को मानते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। हम बोलते हैं कि हम इस चीज को मानते हैं, तो आप इस बिहाफ पे काम करो। मगर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में चाइना बोलता है कि हम इसको मानते ही नहीं है। तो यहां पे जब इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी कंट्रीज अलग अलग तरीके से परसीव करेंगी, अलग अलग तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, तो ये बात कैसे सही हो सकती है और कैसे एक आइडियल ग्लोबलाइजेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम दूसरे पैरामीटर पे बात करें, क्लाइमेट टॉक्स, हम जानते हैं यूएस बैकआउट मार चुका है पेरिस क्लाइमेट डील से। अब पेरिस क्लाइमेट डील इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो फेल होती है
तो हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया है कि इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं हो पाया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो जो आइलैंड नेशंस हैं वो तो पूरे तबाह हो जाएंगे। तो मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में कौन सपोर्ट करेगा? तो यूएस का बैकआउट एक क्लॉज देख सकते हो आप। इसके साथ में आपको पता होगा आज किसी भी वॉर को इनिशिएट करने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको ये माना गया था कि ये पीस इस्टेब्लिश करने में काम करेगी वर्ल्ड ओवर, जबकि ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन का हर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हम जानते हैं कि इसमें 48 मेंबर नेशन का एक ग्रुप होता है, इसमें चाइना हमारा अपोज कर रहा है, हमें एंटर नहीं करने दे रहा। नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में कंसेंसस की जरूरत होती है, मतलब कि 48 मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा तभी हम अंदर जा पाएंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को अगर आप एंटर नहीं करने दे रहे, आज यूएनएससी में वीटो पावर इंडिया के पास में नहीं है, तो जब इतनी बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी इन इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगी तो फिर इंस्टीट्यूशंस का महत्व क्या है? इसके बाद इमाइग्रेशन लॉस, हम जानते हैं आज बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं इलीगल मैनर में, हमने बहुत रिसेंट में ग्रीस का एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से सीरिया से भागते हुए मेडिटेरेनियन सी के थ्रू लोग कोशिश कर रहे हैं जर्मनी में एंटर करने की, ग्रीस में एंटर करने की, उसके बाद उनको वहां से मना कर दिया गया। तो ये जो सारे दोस्तों इश्यूज हैं, इन सबको आप कनेक्टिविटी दे के अगर ग्लोबलाइजेशन के आंसर में अपने मार्कआउट करोगे, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स, बिलीव मी। फिर दोस्तों हम ग्लोबलाइजेशन से कुछ एसोसिएटेड पैरामीटर्स या फैक्टर्स देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं आपको फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। अगेन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या एडवांटेज होगा फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट अभी एक TKDL बना रही है। क्या होता है ये? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे टर्मरिक, हल्दी के क्या एडवांटेजेस हैं, लौंग के क्या एडवांटेजेस हैं, जो एंशिएंट टाइम से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब छोटी मोटी बीमारियां तो हम यूं ही सही कर लेते हैं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत बड़ी बीमारियां मानी जाती हैं। खैर, यहां पे अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का क्या होगा? जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इस, या फिर मैं बोलूं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसके एडवांटेजेस को हमारे ट्राइबल लोग जानते हैं, जो अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं जानते। तो जो ये मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज है ये पूरे वर्ल्ड ओवर में रिकॉग्नाइज हो पाएगा। अगर ये वर्ल्ड ओवर में रिकॉग्नाइज हो पाएगा तो बाहर से हमारे यहाँ सपोर्ट आएगा, जिससे हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्राइब्स इन फॉरेस्ट को एज गॉड मानती है, ट्रीज को गॉड के जैसे ट्रीट करती है, तो यहाँ पे इनके कल्चर में है ये। तो जब इनको बाहर से सपोर्ट मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पाता, इनफैक्ट हम भी नहीं कर पाते क्योंकि हमको फॉरेस्ट को हटाना पड़ता है इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके सामने रिसाइड कर रही है। फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें तो जैसा हम जानते हैं कि ये लोग मेजरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे फोकस करते हैं, कि फॉरेस्ट में फायर लगा के चले जाते हैं, कुछ टाइम तक उसको फैलो लैंड जिसको बोलते हैं, FALLOW, मतलब खाली छोड़ देना, उसको चले जाते हैं। मगर अगर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होता है तो इट कैन बी अ थ्रेट टू आर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स एंड कमिटमेंट्स, क्योंकि फिर हमें इन चीज को फुलफिल करना पड़ेगा और ये इस चीज को नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी के बाद में जो मिनरल रिसोर्सेस होते हैं वो इन्हीं के एरिया में प्रेजेंट होते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो इसको हम लोग प्रॉपरली हार्नेस नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो। ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ पे 8% है। इसके बाद अगर ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर। जैसे कि यहाँ पे अगर हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन डेट इज 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में हुआ ये कि डोमिनेंट ग्रुप जो हमारे, या फिर मैं बोलूँ कैपिटलिस्ट क्लास, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको सिर्फ दिखता है, जिस कारण से वो रिसोर्सेज को हार्नेस करने में, एक्सप्लॉइट करने में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एडवांटेजेस सारे उन्होंने लूज कर दिए। इसी तर्ज पे हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मेजरली इरिगेशन जब बनाते हैं तो ये ट्राइबल्स ही होते हैं जो सबसे पहले डिस्प्लेस होते हैं, तो ये इनके लिए बहुत हार्मफुल है। और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम लोग जॉब सिक्योरिटी, राइजिंग प्राइजेस की बात करें और साथ ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की और बहुत और भी अलग अलग पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें जैसे एजुकेशन, तो ये चीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए अभी भी नहीं पहुंच पाई है डिस्पाइट द ग्लोबलाइज वर्ल्ड एंड डिस्पाइट द कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विद दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड। इसके बाद में अगर हम
इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, जैसा अभी मैंने बताया, तो जॉब सिक्योरिटी में ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट नहीं कर पा रहे, जिस कारण से ये हमारी सोसाइटी या मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होने के बजाय सोशल एक्सक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि जो मेन स्ट्रीम में अटैच होना चाहिए, इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, ये हमसे और दूर जाते जा रहे हैं, राइट। इसी तर्ज पे इनका जो लोकल प्रोडक्शन होता है या लोकल मार्केट्स होते हैं, ये पूरी तरीके से हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं विच ट्राइबल कम्युनिटी इज फेसिंग, एंड अगेन यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है रिगार्डिंग द मेडिसिन। तो चलिए हम लोग आखिरी पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द मिडिल क्लास। अगेन इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। जब एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो जॉब क्रिएशन होगा, मिडिल क्लास को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बढ़िया चीज है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बढ़िया चीज है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम से हमको एक्सपोजर मिलेगा। जब इसका एक्सपोजर मिलेगा तो हमारे यहाँ इनोवेशंस बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी, और ये सब जब होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे मिथ्स हैं जिस कारण से हम हमारी वुमेन को प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं करने देते हैं इकोनॉमी में, वी हैव टू इनिशिएट वेरियस स्कीम्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, उनको जॉब में लाने के लिए मेन इकोनॉमिक स्ट्रीम में। ये सब चीजें हमें नहीं करना पड़ेगी और ये हमको बेनिफिट देगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जब एमएनसीज आती हैं तो सबसे ज्यादा एडवांटेज जो होता है वो कैपिटलिस्ट क्लास को होता है। जैसे जब ग्लोबलाइजेशन होगा, कोई बड़ी इंडस्ट्री एक जगह आके खुलेगी तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स, रेलवेज। यहाँ पे हमारे यहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास भी अपनी इंडस्ट्री खोलेगा तो उनके पास ज्यादा पैसा आएगा और इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी तो उनको तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा ना। इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके पास बहुत कम पैसा रहता है, मगर जिसकी इंडस्ट्री रहती है उसके पास मेजर चंक ऑफ अमाउंट रहता है। इसी के साथ अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम तो मिल जाएगा, मगर जो लोग अभी हमारे यहाँ अनपढ़ हैं या फिर मैं बोलूँ सेमी स्किल्ड है, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होगा वो हाईटेक या फिर ऑटोमेशन में होता है, या फिर मैं बोलूँ कि जो वेल वर्स्ड है हाईटेक हाई टेक्नोलॉजी से, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सेमी स्किल्ड लेबर के लिए क्या, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारा कल्चर हैम्पर होता है। हम जानते हैं आज हम मैकडी के कल्चर में जी रहे हैं, तो ये कल्चर पे बिल्कुल अफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, कल्चर में पॉजिटिव भी होगा। बेसिकली जब प्लूरलिस्ट सोसाइटी बनेगी, हिट्रोजिनिटी आपके यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि बाहर का कल्चर आप अडॉप्ट करोगे तो आपका कल्चर और हाइब्रिड मैनर में डेवलप होगा। मगर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल कल्चर है वो इरोड हो जाता है। इसके बाद एग्रेरियन क्राइसिस। हम ये बात जानते हैं कि आज हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है ये इकोनॉमिक पावर नहीं है, और साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ आर पीपल, मोर देन 55% आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारे यहाँ पे जब एमएनसीज आएंगी तो एग्रीकल्चर क्राइसिस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है वो उन कंपनी से compete नहीं कर पाएगा। मान लो कि आज मॉन्सेंटो जैसी कंपनी हमारे यहाँ आ जाती है तो ये तो हमारे पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को ही खा सकती है, राइट। हालांकि अगेन ये कोई तर्क नहीं होता है, मगर हाँ इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। आप वे फॉरवर्ड में ऐसा लिख सकते हो। इसी तर्ज पे नॉट केपेबल ऑफ अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस, क्योंकि हम केपेबल नहीं है नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने के, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स टू कम्पीट विद एमएनसी। तो ये अगेन हमारे मिडिल क्लास के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो छोटे उद्योग, जो छोटे बिजनेसेस हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये उनके लिए बहुत टफ हो सकता है टू फाइट विद दोज एमएनसीज। तो दोस्तों डेट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको वेव ऑफ ग्लोबलिज्म समझाऊंगा। बेसिकली 4 फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन होते हैं, वो समझाऊंगा। मैं इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, सो दैट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यस, you can share with your friends, might they also need and like if you share with them. In the end, keep shining, have a good day.